हेलो गाइस। तो मैं ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरा पीजीटी बायोलॉजी का। ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, तो इसका रिव्यू से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत सीरियस हैं, ठीक है, या फिर जो अभी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसको लेके बहुत सीरियस है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ने के लिए की पेपर को आपको सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक, अगर आप ये स्ट्रैटेजी लेके पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो सकता है एग्जाम। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो पेपर को एनालाइज करने पे फोकस करना है, आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर को एनालाइज करके पढ़ना, ना कि जितना मुझे मिल जाए, जितना मुझे जहाँ से मिल जाए मैं सब पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ। ऐसा तो करोगे तो फिर आपका कभी क्लियर नहीं होगा पेपर। ठीक है, आपका मेन फोकस होना चाहिए बोर्ड आपसे क्या चाहता है, बोर्ड आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप कितना ही पढ़ लो। ऐसे तो पढ़ने के लिए कितनी ही पढ़ लो यार, कितनी सारी बुक्स हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। एक्स्ट्रा नॉलेज तभी लो ना जब वो यूज़फुल हो, वो एग्जाम में पूछी जाए। तो आपको फोकस क्या करना है, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर के को खुद से एनालाइज करना है। ठीक है, खुद से पेपर को एनालाइज करो और उस वो स्ट्रैटेजी लेके पढ़ना है। अब ये मेरा लाइव एग्जांपल है, क्योंकि मैंने जो ये वाला अटेम्प्ट दिया है फर्स्ट वाला, ये मैंने पूरा इसी पेपर को एनालाइज करके किया था, जो जुलाई में हुआ था लास्ट टाइम पीजीटी बायोलॉजी का। ठीक है, बट मैं दे नहीं पाई थी वो किसी रीजन की वजह से। बट मेरी फ्रेंड ने दिया था तो मैंने उससे उसके एग्जाम की पीडीएफ मांग ली थी, तो उसने मुझे वो क्वेश्चन पेपर पूरा भेज दिया था। तो वो एक अकेला क्वेश्चन पेपर जो था वो मैंने उठाया। ठीक है, उसको मैंने एनालाइज किया था और उसी के बेस पे मैंने ये जो भी आज पेपर दिया है वो 1 मंथ की प्रिपरेशन से किया है। सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ। मेरे पास नहीं था टाइम पढ़ने का, तो मैंने 1 महीने में किया। जो मुझे फेब एंड में पता चला, इन्होंने जब डेट निकाले तो मेरे को फेब एंड में पता चला कि एग्ज़ाम है, 14 मई को मेरा एग्ज़ाम है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो मैंने क्या किया, ये पेपर उठाया पीडीएफ वाला और उसको एनालाइज किया। तो उसको एनालाइज करके 1 मंथ में मुझसे जितना हो सका, जितना मैं पढ़ पाई, मैंने उसको किया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को एनालाइज किया था। पार्ट ए को मैंने टच भी नहीं किया, वो तो सिर्फ जितना मुझे वैसे आता था मैंने वो किया है। तो पार्ट ए को मैंने नहीं किया एनालाइज, सिर्फ पार्ट बी में बायोलॉजी पार्ट को फोकस किया था। जो 180 क्वेश्चंस बायोलॉजी पार्ट से पूछे जाते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही एनालाइज किया था और उसके ही बेसिस पे मैंने काम किया था। और उनमें मैंने सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स निकाले थे कि जो मुझे एनालाइज करने के बाद लगा कि हाँ ये रिपीट होंगे, जो थे बायोटेक से। ठीक है, बायोटेक, बायोस्टैटिक्स से, ठीक, और बायोटेक, बायोस्टैटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। ठीक, और 2 टॉपिक और थे, जेनेटिक्स था, एंजाइम था और मॉलिकुलर बायोलॉजी। सिर्फ ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक के नाम लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक जो थे उठाए और पढ़े हैं। बाकी मैंने कोई भी टॉपिक टच नहीं किया, मेरे पास टाइम ही नहीं था। 1 मंथ में मैं कितने ही पढ़ लेती। ठीक, तो यहाँ पे ये टॉपिक्स उठाए और मैंने आपको डाला भी है, 5 वीडियो डाली है मैंने यूट्यूब पे 1 महीने पहले। ठीक है, 1 महीने पहले डालना शुरू कर दिया था मैंने। उन 5 वीडियो में से DSSB के इस अटेम्प्ट में जो मैंने दिया था उसमें 14 क्वेश्चन थे, 14। ठीक, जो मुझे पता था कि ये आएंगे और जो एग्जाम है जिसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर थी, जिसमें से मेरे 13 ठीक हैं, एक गलत हो गया था, जिसमें से मेरे 13 ठीक थे। अभी ऑब्जेक्शन किया है तो मैंने देखा उनका, अभी आंसर की में कुछ चेंजेस करते तो अभी पता नहीं, बट मेरे अभी फिलहाल 13 ठीक है इन 14 में से। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिर्फ इन दोनों के अंदर बीच का बता रही हूँ कि इन 2 टॉपिक से 14 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, जिसमें से मेरे 13 ठीक थे। तो कि पेपर को एनालाइज करना क्यों इतना पावरफुल और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, रेदर देन पढ़ने से कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, उसको करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये 13 क्वेश्चन जो मेरे पीडीएफ में थे वो भी दिखाऊंगी और जो एग्जाम में पूछे गए वो भी दिखाऊंगी। सॉरी, 14 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं इसी पीडीएफ में, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इतना इंपॉर्टेंट है पेपर को एनालाइज करना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है पेपर एनालाइज में, कि सबसे पहले तो भाई आप कोचिंग लो। ठीक है, अपनी 1 साल की कोचिंग लो। वो कोचिंग लेने के बाद आप पढ़ लो जितनी है, आपका बेसिक क्लियर करो, आपके कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे सब कुछ हो जाएगा, कोचिंग से वो क्लियर हो जाएगा। अब जो मेन टास्क होता है वो ये होता है, इस कोचिंग की नॉलेज को मैं कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिंक करूं। अब ये जो गैप है ना, इस गैप को आपको फिल करना है। ये गैप को फिल करेगा आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग।
कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितने आप क्रिटिकली और कितने आप एनालिटिकली पावरफुल हैं ब्रेन से, ठीक है, दिमाग से। तभी आप एक कोचिंग की नॉलेज को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिंक कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही आपको करना है, क्या यही यही लिंक आपका फिल करता है, ये थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पेपर का एनालाइज करना यही करवाएगा, समझ में आया। तो इसलिए इट इज़ वेरी पावरफुल। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना, आपको कोचिंग करनी है। आप अपनी कोचिंग लो, कहीं से भी लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको पढ़ो, ठीक है। फिर आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि अगर अपना बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम देने वाले हो, उसके क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर उठाओ। और भाई रीसेंट उठाना, 10 साल पुराने नहीं, 10-20 साल पुराने नहीं, जो रीसेंट हो रहे हैं अभी। अब बोर्ड, आपका बोर्ड अगर रेगुलर पेपर लेता है तो लास्ट जो अभी रिसेंट 3 साल के हुए हैं वो उठाओ। अगर आपका बोर्ड रेगुलर पेपर नहीं लेता है तो जो क्लोजेस्ट हैं, जो रिसेंट हुए हैं 1 या 2, उनको उठा के एनालाइज करो, ठीक है। अब एनालाइज में क्या करना है, एनालाइज से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो भी आएंगे, जो रिपीट होंगे, और उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि आपको उसके अंदर कितनी डेप्थ में जाना है उस टॉपिक की, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि हर टॉपिक की डेप्थ में जाओ। अब आप उस इंडिविजुअल टॉपिक जो आपने उठाया है उसके क्वेश्चंस निकाल लो एग्जाम, उस क्वेश्चन पेपर से, उस क्वेश्चन पेपर से वो क्वेश्चंस निकाल के उनको देखो कि कितने डेप्थ में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको हर टॉपिक से कितना डीप में पढ़ना है। अगर आपको सुपरफिशियल पढ़ना है तो उसको सुपरफिशियल पढ़ो सिर्फ और सिर्फ, और अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है उस टॉपिक को तो आप डेप्थ में जाओ कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसे डेप्थ में, ठीक है। तो बस उसके बाद आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि मैं अपनी कोचिंग की नॉलेज को कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिंक करूंगा। यहाँ आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, क्योंकि तब आप अपने इस कोचिंग की नॉलेज से, इस कोचिंग से आप अपने क्वेश्चन खुद निकाल पाओगे। आप खुद अपने नोट्स को भी फिल्टर कर लोगे कि नहीं भाई ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड कभी इतना डीप में जाता ही नहीं है, तो मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं, इट इज़ वेस्ट ऑफ माई टाइम, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो किस टॉपिक सबसे कम क्वेश्चन पूछेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। और ये आपको खुद करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको खुद करना है। अपने बोर्ड के पेपर उठा के आपको खुद करना है, आपको खुद देखना बोर्ड किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और आपसे नहीं हो पा रहा तो भाई AI की मदद ले लो, चैट GPT की मदद ले लो, आपकी हेल्प करेगा एनालाइज करने में, समझ में आया। तो ये आपका रोड मैप है जो आपकी कोचिंग की नॉलेज को आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिंक करेगा और आपको क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करेगा। ये आपको बढ़ाना है, ये आपने बढ़ा दिया तो आपका पेपर निकल जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, इस पेपर का रिव्यू देखते हैं। तो पेपर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू इजी था। मैं तो कहूँगी बायो वाला पार्ट इजी ही था, ठीक है। मेरे को बहुत रिग्रेट है कि मैंने दूसरे टॉपिक्स नहीं पढ़े थे और जिसकी वजह से मेरा ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं। अभी मैंने जिस हिसाब से पेपर को एनालाइज किया था वो मैं उससे भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। बट मुझे दुख है, मुझे रिग्रेट है इस बात का कि अगर मैंने दूसरे टॉपिक पढ़े होते तो शायद मेरा ये पेपर क्लियर हो जाता, बट कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तो मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट टू ईजी था, ठीक है। अब ये भाई वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जिसने जिस लेवल की तैयारी की होगी, जिसने जिस लेवल का अपनी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को यूज़ किया होगा, उसी हिसाब से बच्चे का पेपर हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट टू इजी था, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर कितना एक्सपेक्टेड था। मेरे लिए तो बहुत ही था। जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए थे मुझे पूरी उम्मीद थी कि क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आएंगे और उन्हीं में से ही आए, तो मेरे लिए इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड फॉर मी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने लास्ट वाले पेपर को उठाया था PGT, और मैंने सिर्फ एक ही पेपर को उठाया था, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ एक ही, ऐसा भी नहीं कि कोई 3 साल के किया था, सिर्फ एक, और वो भी सिर्फ एक सिंगल बैच वाला पेपर, ठीक है। तो इससे पता चलता है DSSS भी कितनी आलसी है, ठीक है। इन्होंने बस पेपर के नंबर कम कर दिए कि अगर जुलाई वाले पार्ट में इन्होंने बायोटेक से 6 क्वेश्चन पूछे थे या फिर 4 पूछे थे या 5 पूछे थे, तो इस वाले मेरे वाले में इन्होंने 3 कर दिए होंगे या 2 कर दिए होंगे, बस इन्होंने नंबर कम किए और इन्होंने रखा सब वही, पैटर्न सेम था, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। और मैंने सिर्फ एक ही बैच का एक ही पेपर लगाया था, एनालाइज किया था, ठीक है। तो और बाकी तो पैटर्न्स ने मुझे सिग्नल दे दिया था भाई कि ये है वो है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड तो मेरे लिए बहुत वो था। तो जो टॉपिक मैं पढ़ के गई थी मैं उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी कि मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की।
अब मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट में पार्ट ए जो है वो आपका बहुत टाइम मैनेजिंग है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैथ्स वगैरह भी होती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस और स्पीड चाहिए। और अगर आप मेरा पूछो तो मैंने मैथ्स में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 0 out of 20, एक भी नहीं करा मैंने, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती नेगेटिव मार्किंग का, तो मैंने उसमें से एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। बट आपको पार्ट ए को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, यही जो होता है आपका सिलेक्शन कराएगा। अब आप 100 मार्क्स में से आप अच्छा खासा 80+ ले आते हो, तो बताओ कितना अच्छा स्कोर बन जाएगा आपका, ठीक है। और इस बार तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट ए, उसको स्किप मत करना, ठीक है। और मैथ्स के पेपर में 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल मैथ्स पढ़ी है नॉर्मल लेवल से भी, तो वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेगा, उतने नंबर तो उसको मिलेंगे। तो ये चीज़ है, तो ये रिस्क नहीं लेना भाई, प्रिपेयर तो करना ही है पार्ट ए, ठीक है। तो मेरे लिए तो वही टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बाकी बायो तो हो जाता है। अब थर्ड बात करते हैं PYQ के पैटर्न की। तो PYQ के पैटर्न मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर ने लास्ट ईयर का ही ट्रेंड फॉलो किया, ठीक है। अब उसमें थोड़ा बहुत वो चेंज कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन पिछले वाले में ज़्यादा पूछे थे, इस वाले में कम पूछ लिए होंगे, बट टॉपिक्स तो जो टॉपिक्स आप सिलेक्ट करोगे पेपर को एनालाइज करने का, उनसे क्वेश्चन ज़रूर होंगे, डेफिनेटली है, ठीक है ना, क्योंकि पूछता ही है। अगर पिछले पेपर से 5 पूछ लिया तो हो सकता है नेक्स्ट वाले में 3 कर दे या 4 कर दे, कम कर देगा, बट ऐसा नहीं है कि इस वाले में बायोटेक से क्वेश्चन आए और नेक्स्ट ईयर वाले पेपर में बायोटेक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो पूछेगा, बायोटेक से क्वेश्चन पूछेगा, ये पैटर्न है। यही आपको रिकॉग्नाइज करना है एनालाइज करते टाइम कि बायोटेक से ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो नेक्स्ट पेपर में भी पूछेगा, और यही हुआ, पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछा है, ठीक। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, यही आपको ढूंढना है एनालाइज करते टाइम कि ये ऐसे टॉपिक चुनूं जो फिक्स्ड है, पक्का कंफर्म है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे 5 आए चाहे 3 आए, पर पूछेगा जरूर, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा था लास्ट ईयर ट्रेंड वाला। मेरी अप्रोच थी कि आप पैटर्न को समझ गए तो भाई आपने सब पेपर मतलब समझो क्लियर ही कर लिया, ठीक। तो ये चीज़ है, मेमोराइज करना ये सब बहुत ही क्या कहते हैं आउटडेटेड हो चुका है, इसको मेमोराइज करो, सब कुछ याद करो, फिर भी पेपर नहीं निकलता है बच्चों का, तो ये सब करना छोड़ दो, मेमोराइज ये सब रहने दो, ठीक है। तो पैटर्न जो है वो बहुत मैटर करता है, पैटर्न आप याद रखो, PYQs के पैटर्न क्या है, टॉपिक्स क्या है जो आ रहे हैं, रेदर देन आप 10 साल का पेपर उठा रहे हो, PYQ कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, बिना कोई रोड मैप ही नहीं है आपका, ठीक है। बस 10 साल के पेपर उठाए और उसका प्रिंट आउट निकाला और उसको सॉल्व करने लग गए, रोड मैप कहाँ है, उसमें से करना है क्या उसको, यही तो आपको जानना है उन 10 साल के पेपर को निकाल के कि ऐसे क्या टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं, हर बार जिसमें से 5 या 4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, और उसमें भी वो जो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें उस टॉपिक की डेप्थ कितनी है, कितना अंदर घुस रहा है उस टॉपिक से, सुपरफिशियल है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप ध्यान दोगे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में DWS भी ज़्यादा अंदर तक घुसता नहीं है, और वो कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत डीप में है, बहुत कुछ है उसके अंदर, ठीक है ना। कॉलेज के अंदर पूरा एक सेमेस्टर होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, तो ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे सुपरफिशियल पूछ रहा है, यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स मुश्किल से एक क्वेश्चन डेप्थ में दे दिया तो ज़्यादा मैटर नहीं करा, बाकी 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सुपरफिशियल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो PYQ पैटर्न्स होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं अब आपको दिखाती हूँ पैटर्न्स के बारे में, जो अब यही PYQ का पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरे नोट्स में और DSSS ने जो क्वेश्चन पूछे थे मेरे वाले एग्जाम में वो कैसे मैच कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे एग्जाम था, ठीक है। ये अभी इसकी ऑब्जेक्शन की आई है, अभी आंसर की नहीं आई है, बट मुझे लगता है सारे क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था, विच एनालिटिकल मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन प्रोटियोमिक्स। तो ये हमने पढ़ा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, जिसमें लिखा है जिसमें हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक। अब प्रोटियोमिक्स से याद आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मैंने एक नोट्स में साफ साफ लिखवाया हुआ था टेक्निक्स में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में, ठीक। तो ये अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरे नोट्स में कहाँ है। तो ये था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 6th पोर्शन, जिसको हमने प्रोटियोमिक्स में मैंने डाला हुआ था। अब यहाँ ये टेक्निक के अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री था, पहला ही था टेक्निक में, ठीक। तो ये यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ था और मैंने किया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 में,
क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है इन्होंने कि HIV इन्फेक्शन का एक ऐसा टेस्ट बताओ जो वाइडली यूज किया जाता है, जिसके लिए ये करा जाता है HIV इन्फेक्शन के लिए। उस टेस्ट का नाम क्या है? एलाइजा, सबको पता है, ठीक। और ये भी मेरे नोट्स के अंदर था, सेकेंड क्वेश्चन था ये, और ये भी मेरे नोट्स में है, ये रहा। यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में डाला हुआ था डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस में, तो जहाँ पे ये एलाइजा था यहाँ पे मैंने लिखा होता किस किस के लिए यूज किया जाता है, HIV टेस्ट के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, हार्मोन डिटेक्शन, इन्फेक्शन। तो ये यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन पता चल गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक। अब ये यही क्वेश्चन है जो मेरा गलत हो गया 14 में से, ठीक है। ये बहुत ही रूकी मिस्टेक मैं बोल सकती हूँ इसको। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि ट्रांसजेनिक टमाटो जो हैं वो मिच्योर होते हैं स्लोली, ठीक। तो ये हमने ये काम किया, ये कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रोसेस यूज किया था जिसकी वजह से हमने ये ट्रांसजेनिक टमाटो बनाए जो कि मिच्योर स्लो करेंगे। तो इन्होंने पूछा था। अब आंसर में, अब देखो मेरे नोट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने लिखा हुआ है, ये रहा नोट्स में लिखा हुआ है कि हमने टमाटो बनाया था, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप था। तो ये ट्रेट क्या थी इसकी? हमने डिले किया थी इसकी राइपनिंग, क्या करके? हमने इस एंजाइम को इनहिबिट किया था, ठीक। अब देखो मेरे से गलती हो गई कि मैंने ये टेक्निक जो था, प्रोसेस था, वो उसके बारे में नहीं लिखा कि वो टेक्नोलॉजी का नाम था एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ, मुझे एंटीसेंस का मतलब जरूर पता है कि एंटीसेंस का मतलब ये है कि हम इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक करके जो प्रोटीन बन रहा है वो नहीं बनेगा। तो जो सेंस थी, जो प्रोटीन बनना था, उसको हमने एंटी कर दिया, हम उस प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया, तो इसे कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। अब एंजाइम, मेरे दिमाग में एंजाइम बैठा हुआ था, और राइबोजाइम भी एक एंजाइम होता है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया राइबोजाइम टेक्निक, कि हमने एंजाइम की एक टेक्निक थी उसको यूज किया था। बट इन्होंने ब्रॉड सेंस में पूछा था कि हमने एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी का यूज किया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल यही आंसर है, सही है कि हमने एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था ट्रांसजेनिक टमाटो बनाने के लिए, जो कि बाद में मेच्योर होते हैं। यही मेरा एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था, बाकी सारे सही थे, ठीक। और नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, बस मैंने ये नाम नहीं लिखा एंटीसेंस वाला। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में पूछा कि इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है वो किसको रेफर करता है, और ये नोट्स में था मेरे कि सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या था हमारा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। उस प्रोटीन को सेपरेट करना, प्योरीफाई करना, और ट्रांसजेनिक मॉडल पे उसको टेस्ट करके और मार्केट में उसको लेके आना, यही तो था, ये यहाँ पे है। अब इसको मैं मेरे नोट्स में दिखाऊंगा आपको, तो ये नोट्स वही है, ये नोट्स उन्हीं वीडियोस के 5 वीडियोस के ही हैं जो मैंने वहां पे डाले हैं, सिर्फ उन्हीं 5 वीडियो से उठा के हैं ये, ठीक है। आप ढूंढ लेना, आपको ये मिल जाएंगे, उन्हीं 5 वीडियो में है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आइसोलेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, प्योरिफिकेशन करता है, और फिर उसके बाद हम उसे मॉडल ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट करते हैं और फिर उसे मार्केट में रिलीज करते हैं। यही जो था डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। बायोरिएक्टर्स तक हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल जाता है, अब इसी प्रोटीन को हम आइसोलेट, एक्सट्रैक्ट और प्योरीफाई करते हैं, ठीक। ये भी मेरे नोट्स में था। क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा, वो था कि इन्होंने पूछा है CRY1AC और CRY2AB जीन जो है, जो कॉटन प्लांट के अंदर होते हैं, वो उनकी इनकॉर्पोरेशन हम क्यों करते हैं? उनका प्राइमरी इंटेंशन क्या था? इंटेंडेड टू क्या करने के लिए करते हैं? तो मैंने एक नोट्स में लिखा हुआ है कि हम उसे रेजिस्टेंट बनाते हैं, रेजिस्टेंट बनाने के लिए करते हैं। कौन से वाले पेस्ट से भाई? लेपिडोपेटेरन पेस्ट जो थे हमारे, उनसे करते हैं। अभी मेरे नोट्स में कहाँ पे लिखा है मैंने, ये रहा। इंसेक्ट रेजिस्टेंट था, ठीक है। बीटी क्रॉप के लिए हम यूज कर रहे थे। क्राइजीन्स तो है बी। कौन से वाले? बैसिलस थुरेंजिनस से हम निकालते हैं, ठीक है। और हम उसको किल किससे करते हैं? हम उसको बॉलवर्म को किल करते हैं, और ये लेपिडोपेटेरन पेस्ट के लिए किल करते हैं, ठीक। ये भी नोट्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी है, इन्होंने बोला है कि RNA इंटरफेरेंस, RNAi जो है, जो तंबाकू प्लांट से हमें प्रोटेक्ट करता है, ये वाली टेक्नोलॉजी हमने यूज की थी RNAi की, जो तंबाकू के प्लांट में यूज हो रही है। अब उसमें हम कौन से पेस्ट के अगेंस्ट यूज करते हैं, कौन सा था वो? तो यहाँ पे मैंने उसमें साफ साफ पेस्ट का नाम, इसीलिए एक निमेटोड है जो कि मेलियोजीन इनकॉग्निटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला पेस्ट था। अभी मेरे नोट्स में कहाँ पे मेंशन है? अभी मेरे नोट्स में यहाँ था, ये रहा। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। पेस्ट का नाम था मेलोडियोजीन
एक इनकॉग्निटा नेमेटोड, ठीक है। ये रूट पैरासाइट था, प्लांट का नाम लिखा हुआ था तंबाकू, उसके अंदर ये रूट नॉट डिजीज करता है। और टेक्निक कौन सी यूज करी थी हमने, RNAi की टेक्निक यूज की थी। टोमेटो वाले में मैंने यही नहीं लिखा और यहीं से क्वेश्चन आ गया था और वही मेरा गलत हो गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कौन सा बैक्टीरिया है जो क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है तंबाकू प्लांट के अंदर, और जो कि क्या करता है, स्टेम और रूट्स में ट्यूमर लाइक गॉल्स बना देता है। अब मेरे नोट्स में अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने यहाँ पे TI प्लाज्मिड लिखा होता है, ये क्राउन फॉल नहीं गॉल होगा। क्राउन गॉल डिजीज में मैंने ये बताते हुए मैंने आपको कहा था कि ये इनका जो बैक्टीरिया है उनका नाम आप सर्च कर लेना जो ये कॉज करता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। वीडियो में देखोगे तो आपको मैंने बोला था कि इनका नाम सर्च कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। अब यही आ गया था एग्रोबैक्टीरियम, ये मैंने भी यही टिक किया था क्योंकि मुझे पता था, तो मैंने ये टिक किया था, ठीक। ये भी नोट्स में था और मैंने आपको बोला था कि इनके नाम सर्च कर लेना कि ये TI प्लाज्मिड हम कौन से उससे निकाल रहे हैं, ठीक। सेम RI प्लाज्मिड के लिए बोला था कि मैंने इसमें नाम ही नहीं लिखा, बट आप सर्च कर लेना, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि वाइडली यूज फाइलोजेनेटिक इंटरफेरेंस एंड अवेलेबल एट लिटिल और नो कॉस्ट। भाई जिसको ये पता है, ये इतना, यही तो इसकी डेफिनेशन थी, यही तो इसकी फुल फॉर्म है जो मैंने नोट्स में मेंशन करी है। ये रहा फाइलोजेनिक इंटरफेरेंस पैकेज, और वही आंसर था, ठीक। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नोट्स में मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है ब्लास्ट जो होता है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल जो है वो किसके लिए यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज फॉर क्या करने के लिए भाई, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करने के लिए, कैरियोटाइप को एनालाइज अलाइन करने के लिए नहीं, सीक्वेंसिंग ऑफ DNA नहीं। अब ये कर रहा है कि हम यहाँ पे अलाइनिंग करेंगे प्रोटीन सीक्वेंस की। हमने क्या पढ़ा था, ब्लास्ट जो है वो सिमिलर सीक्वेंस को क्या करता है, अलाइन करता है, सिमिलर सीक्वेंस। अब वो चाहे DNA के हो चाहे प्रोटीन के हो। अब ऑप्शन में यही क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, ये रहा। सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं हम यहाँ पे। सीक्वेंस अलाइनमेंट का पार्ट था ये कि हम कंपेयर करेंगे सीक्वेंस को, वो DNA और प्रोटीन के दोनों के हो सकते हैं। और इसमें ब्लास्ट का यहाँ पे है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल जो फास्ट सर्च करता है फाइंड सिमिलर सीक्वेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रोटीन के और लिखा हुआ है प्रोटीन, DNA और प्रोटीन के सीक्वेंस को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। यही क्वेश्चन में था, प्रोटीन के और DNA के सीक्वेंस को अलाइन करते हैं, इसलिए बाकी अलग हो गया। हम प्रोटीन को सीक्वेंसिंग नहीं करते ना, DNA की सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है। प्रोटीन के सीक्वेंस क्यों अलाइन करते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ था नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत बेसिक था, ये भी मैं था नोट्स में। बायोलॉजिकल डाटा बेसिस पे उन्होंने 4 बात लिखी और उसमें पूछा हुआ था कि कौन सा सही नहीं है। अच्छा, ये चीज सही कैसे बात करते हैं। अब बायोलॉजिकल डाटाबेस क्या होते हैं भाई, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थिंक एज अ जॉइंट ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसे समझिए ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ऑनलाइन लाइब्रेरी तो कंप्यूटर पे ही होगी ना भाई। स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबल फॉर्मेट, बिल्कुल सही बात है। यूनिक आईडी, साइंटिस्ट के पास यूनिक आईडीज होती है, इन्हें ओपन करने की सबको थोड़ी ही ना मिलती है। आपके पास है क्या, मेरे पास भी नहीं है। तो ऐसे ही दिस इंक्लूड DNA एंड प्रोटीन सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। नोट्स में था कि बायोलॉजिकल डाटाबेस में हम DNA के डाटाबेस और प्रोटीन के डाटाबेस बनाते हैं और उसमें स्टोर करते हैं जेनेटिक का सीक्वेंस और प्रोटीन सीक्वेंस। तो ये दोनों बात तो थी इसमें। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जो गलत है, आर रिट्रीवल सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा रिक्वायर्ड, ऑनलाइन डाटाबेस है तो बिल्कुल होगा। तो ये जो चीज थी ये गलत थी, ठीक। तो ये भी नोट्स में था, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सी एल्गोरिदम हम फॉलो करते हैं प्राइमरली जो ग्लोबल सीक्वेंस। अब यहाँ पे बात देखिए, ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट की है, इसको ध्यान में रखना था। ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ 2 प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 2 प्रोटीन 2 न्यूक्लियोटाइड, इस पे फोकस नहीं करना, ग्लोबल पे करना है। अब नोट्स में आते हैं तो ये था पेयर वाइज अलाइनमेंट का, ठीक, कंपेयरिंग 2 DNA सीक्वेंस और 2, यहाँ पे साफ लिखा है, क्वेश्चन की पूरी फर्स्ट लाइन ही यहाँ पे लिखी हुई थी। अब इसमें 2 थे बट ग्लोबल और लोकल। अब इसकी एल्गोरिदम की बात करें तो यहाँ पे निडलमैन लिखा हुआ है ग्लोबल में, और लोकल में था स्मिथ एंड वाटरमैन। अब ऑप्शन में जाके देखे तो पूछा क्या था, ग्लोबल का, तो ग्लोबल का क्या होगा भाई, नीडलमैन होगा। ये कैसे होगा, ये तो हमारा लोकल का था,
तो यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो अब 12 के बारे में इन्होंने माइक्रोस्कोपी से पूछा है, SEM, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन था। अब मैंने ये नोट्स में, वीडियो में भी है, नोट्स में भी है, बायोटेक के यहाँ पे था, मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के 3 वो लिखे थे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जो कि स्कैन करता है सरफेस को सैंपल के फॉर अ 3D लाइक टोपोग्राफिक, जो सरफेस व्यू होता है उसको, ठीक है, 3D लाइक करता है और टोपोग्राफिक सरफेस व्यू। और किसका यूज करेगा करता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का क्लियरली मेंशन है, और सरफेस को स्कैन करता है। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी थी कि ये एक 3D इमेज को प्रोड्यूस करता है स्पेसिमेन के सरफेस पे, ठीक है, यूजिंग रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इसके नाम में ही आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसका यूज करेगा। सेम में मैंने 3D लिखा हुआ था, यहाँ पे 3D लिखा हुआ है, और किसकी बात करता है, स्पेसिमेन के सरफेस की, वो भी यहाँ पे मेंशन था, ठीक। तो ये भी हो गया। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में मैंने आपको बायोस्टैटिक्स पढ़ाया नहीं, पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जब खत्म हुआ था तो उसके ऊपर मेरे नोट शो हो रहे थे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से स्टार्टिंग के 3 पॉइंट देख लिए होंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी के एग्जाम्पल हैं। रेंज ये टेंडेंसी का नहीं, ये डिस्पर्जन का है। अब ये नोट्स मेरे आपको उसमें शो हो रहे थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के 2nd लेक्चर में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था मेजर करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी को मीन, मीडियन और मोड। उसने पूछा कौन सा नहीं है, उन्होंने दे दिया रेंज। अब रेंज अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्पर्जन पे है, ठीक है। 14th लास्ट क्वेश्चन इन्होंने SDS से पूछा था, टेक्निक है ये, SDS पेज से पूछा था कि हम इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, हम क्यों SDS को यूज करते हैं इन SDS पेज। तो ये एक डिटर्जेंट है जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। और यही मैंने अपने नोट्स में बायोटेक के टूल्स एंड टेक्निक्स में लिखा हुआ था। SDS में जो ये है ये SDS डिटर्जेंट दैट इम्पार्ट नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन के पास पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल चार्ज सब होते हैं। अब हमें अगर ये टेक्निक रन करनी है तो हमें ऐसा डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा जिससे कि प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो बस 14 क्वेश्चन थे। अब आप देखना, एनालाइज करना इसे ही बोलते हैं और आपको ऐसे ही आगे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे एनालाइज करो, ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको पता हो डेप्थ में कितना पूछेगा कितना नहीं, ठीक। जब आप ये एनालाइज करते हो ना कि आपको कितने डेप्थ में जाना है तो आप अपने नोट्स को खुद फिल्टर आउट कर लेते हो। तो ये जो बायोटेक के नोट्स हैं यहाँ पे जो मैंने अपलोड किए हैं 3 वीडियोस में, तो आपको क्या लगता है कि बायोटेक के सिर्फ इतने नोट्स थे क्या? नहीं, एक पूरी की पूरी कॉपी भर जाए इतने नोट्स हैं बायोटेक के, ठीक। आप पढ़ोगे, कोचिंग में भी पढ़ोगे, आप कहीं से भी पढ़ोगे, ऑनलाइन भी पढ़ोगे, तो इतने नोट्स होते हैं बायोटेक के हद से ज़्यादा। तो इनको मैंने फिल्टर किया, ठीक। अब मेरे बोर्ड के हिसाब से मैंने इसको DSSS के लेवल पे लेके आई मैं, कि अब मैं सिर्फ उतना ही पढ़ूंगी इस मेरे नोट्स में से, उतना ही मैंने निकाला जितना DSSS पूछता है, जिस लेवल पे DSSS ने पूछा। तो ये मैंने एनालाइज किया, समझ में आ रहा है आपको? तो ये एनालाइज करके आप ये फिल्टर करो अपने खुद के नोट्स में से कि मेरा बोर्ड कितने डेप्थ में जा रहा है, कितना मैं उसको पढ़ूं। अननेसेसरी सब हटा दो, सब कुछ हटा दो अपने नोट्स में से। फिल्टर ये करो कि क्वेश्चन वहीं से आए, तो आपको ये करना है। समझ में आया? और इसका फायदा भी है, देखो फिल्टर किए हुए नोट्स तो आप पूरे उसमें कॉन्फिडेंस में रहोगे कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, पर आपने बाकी भी पढ़ा हुआ है, तो अगर गलती से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं तो भी वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। पर मेनली आपका 80% स्कोर तो फिल्टर नोट से ही हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? 80%। तो बाकी जो 20 है तो उसका भी कोई सीन नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला कि कोचिंग में पढ़ो, सारा पढ़ो पहले, फिर उसको फिल्टर आउट करो आप अपने बोर्ड के हिसाब से, जो भी जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हो। समझ में आ गया? तो बस यही मतलब था मेरा।